ये हमने जो है विस्कोसिटी के बारे में पढ़ा था कल रात। ठीक है, विस्कोसिटी क्या है आपके लिए जल्दी से रिवाइज करता हूँ। विस्कोसिटी हम उसे कहते हैं जब भी लिक्विड के फ्लो को जो है रेजिस्टेंस मिलता है तो उस रेजिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ अ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ये एक उसका डिफिनेशन था। दूसरा डिफिनेशन जो मैंने आपको बताया वो क्या था, लिक्विड के मुख्तलिफ लेयर्स के बीच जो फ्रिक्शन पाया जाता है उस फ्रिक्शन को भी हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। और मैंने ये भी आपको बताया था कि लिक्विड्स के डिफरेंट लेयर्स के बीच ये फ्रिक्शन किस चीज की वजह से होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है। ऊपर वाला जो लेयर है और नीचे वाला जो लेयर है, इन दोनों लेयर्स के पार्टिकल्स आपस में क्या बनाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और वही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इन दो लेयर्स को जो है मूव करने नहीं देता, यानी इनकी फ्लो को रेजिस्टेंस मिल रहा है किस चीज की वजह से, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से। और उसी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ लिक्विड को हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा विस्कोसिटी की वो फैक्टर्स कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकता है। जो सबसे पहला फैक्टर था वो हमारे पास क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। तो मैंने आपको क्या बताया कि स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स विस्कोसिटी के साथ कौन सा रिलेशनशिप रखता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप। जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी विस्कोसिटी भी उस लिक्विड का उतना ही बढ़ेगा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होंगे तो विस्कोसिटी भी उस लिक्विड का वीक हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप पाया जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है। जो दूसरा फैक्टर है जो आज हमने पढ़ना है वो क्या है, एटॉमिक साइज। आपने लंदन फोर्स के जो टॉपिक है उसमें इस चीज को पढ़ा होगा कि जितना एटम का साइज बढ़ेगा या जितना मॉलिक्यूल का साइज बढ़ेगा तो उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फॉर्म हो चुके हैं वो उतना ही ज्यादा क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। और जितना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो उस लिक्विड की विस्कोसिटी भी उतना ही ज्यादा हो जाएंगे। ठीक है, एटम का साइज बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, उनके बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है एटॉमिक साइज के रिजल्ट में क्या बढ़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग हो तो उसके रिजल्ट में क्या बढ़ेगा, विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें आपने ज़हन में रखना है। जो तीसरा फैक्टर है वो हमारे पास क्या है, एटॉमिक शेप है। वो मॉलिक्यूल जो इर्रेगुलर शेप रखता है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरलॉक हो जाते हैं। वो मॉलिक्यूल जिनका शेप क्या है, इर्रेगुलर है, वो मॉलिक्यूल्स आपस में क्या हो जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, पस जाते हैं आपस में। जब मॉलिक्यूल आपस में पसेंगे, जब वो इंटरलॉक होंगे तो उनमें फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको क्या कहा कि अगर लिक्विड के लेयर्स में फ्रिक्शन बढ़ेगी तो उसकी वजह से विस्कोसिटी भी उनका बढ़ जाएगा। ठीक है, वो मॉलिक्यूल जिनका शेप इर्रेगुलर है वो मॉलिक्यूल आपस में जो है फंस जाते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स आपस में लॉक होंगे तो वो मॉलिक्यूल्स फिर फ्लो नहीं कर सकेंगे, मूव नहीं कर सकेंगे, जिसके रिजल्ट में विस्कोसिटी उस लिक्विड का बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मॉलिक्यूल्स की शेप रेगुलर हो, बातरतीब हो, तो फिर क्या होगा, उन मॉलिक्यूल्स के बीच जो है इंटरलॉक नहीं होंगे। ठीक है, वो आपस में पसेंगे नहीं। जब मॉलिक्यूल्स आपस में नहीं पसेंगे तो वो इजीली एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकेंगे, एक दूसरे के ऊपर इजीली मूव कर सकेंगे और इस तरह लिक्विड की विस्कोसिटी कम होती जाएगी। ठीक है, दोबारा आपके लिए रिपीट करता हूँ, मॉलिक्यूल की शेप इर्रेगुलर होंगे तो क्या होगा, वो आपस में लॉक होंगे। मॉलिक्यूल आपस में लॉक होंगे तो उसके रिजल्ट में फ्रिक्शन बढ़ेगा और फ्रिक्शन के रिजल्ट में विस्कोसिटी बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन अगर मॉलिक्यूल एक रेगुलर शेप रखता हो तो फिर क्या होगा, मॉलिक्यूल आपस में लॉक नहीं होंगे, उसके रिजल्ट में उनकी बीच जो फ्रिक्शन है वो रिड्यूस होगा। फ्रिक्शन रिड्यूस होगी तो उसके रिजल्ट में विस्कोसिटी भी उस लिक्विड का क्या होगा, रिड्यूस होगा। और लिक्विड की विस्कोसिटी जितना रिड्यूस होगा उसकी फ्लो उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो ये थे वो फैक्टर्स जो विस्कोसिटी को अफेक्ट कर सकता है। अब आते हैं कि आप विस्कोसिटी को मेजर किस तरह कर सकते हो। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटर्स है, उस ऑपरेटर्स का नाम है विस्कोमीटर। इस ऑपरेटर्स का नाम क्या है, विस्कोमीटर। आप इस ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करके किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हो।
लेकिन विस्कोसिटी को आप मेजर करने के लिए आप दो चीज़ें इस्तेमाल करते हो। एक, जिस लिक्विड का आपने विस्कोसिटी मेजर करना है वो लिक्विड आप इस्तेमाल करते हो। दूसरा, आप पानी को भी इस्तेमाल करते हो। पानी को आप एज ए स्टैंडर्ड लिक्विड लेते हो, यानी पानी के विस्कोसिटी के थ्रू आप बाकी लिक्विड्स के विस्कोसिटी को क्या करते हो, मेजर करते हो। जिस तरह आप वो नहीं होता आपके पास बैलेंस जो होते हैं जिसके ज़रिए आप वेट नापते हो, वज़न नापते हो, तो उस बैलेंस में, ठीक है, फिजिकल बैलेंस में आप किस चीज़ को स्टैंडर्ड लिखते हो? आप किस चीज़ को? वो जो वज़न आपके पास पड़ा है 1 किलो का, 2 किलो का, ठीक है, उसे आप स्टैंडर्ड लेके उसके वज़न के थ्रू आप बाकी चीज़ों के वज़न को मेजर करते हो। यहाँ पर भी हम डायरेक्टली किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर नहीं कर सकते। किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमें किस चीज़ की हेल्प लेनी होगी? वाटर की हेल्प लेनी होगी। वाटर की विस्कोसिटी हमें पहले से पता है, बाकी लिक्विड की विस्कोसिटी को हम वाटर की विस्कोसिटी के साथ क्या करेंगे? कंपेयर करके मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस काम को करने के लिए हमारे पास एक ऑपरेटस होता है, उस ऑपरेटस को हम क्या कहते हैं? विस्कोमीटर कहते हैं। आपने क्या करना है, इस विस्कोमीटर को अगर आप देखें तो बेसिकली इसके पास दो चीज़ें होती हैं। यहाँ पर ये आपको दो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आएंगे, ठीक है, बल्ब की तरह आपको दो स्ट्रक्चर्स नजर आते हैं। इस बल्ब लाइक स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, एक को हम नाम देते हैं ए और दूसरे को हम नाम देते हैं बी, ठीक है। ये जो ए वाला बल्ब है, इस ए बल्ब के ऊपर लिखा है X और इसके नीचे लिखा है Y, ठीक है। बल्ब ए के ऊपर क्या लिखा है? X और बल्ब ए के नीचे क्या लिखा है? Y लिखा है। आप सबसे पहले इसमें जिस लिक्विड की विस्कोसिटी आपने मेजर करनी है वो लिक्विड इसमें आप डालेंगे। उस लिक्विड को डालने के बाद फिर आप क्या करेंगे? उस लिक्विड को आप छोड़ेंगे कि वो लिक्विड जो है पॉइंट X से कहाँ तक आए? पॉइंट Y तक। उस लिक्विड को पॉइंट X से पॉइंट Y तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है आप उस टाइम को क्या करेंगे? मेजर करेंगे। सबसे पहले आप क्या करते हो? इसमें लिक्विड भरते हो। लिक्विड को भरने के बाद फिर उस लिक्विड को आप छोड़ते हो कि वो लिक्विड पॉइंट X से पॉइंट Y तक आ जाए। पॉइंट X से पॉइंट Y तक आने में उस लिक्विड को जितना टाइम लगता है आपने सिर्फ उसी टाइम को मेजर करना है, ठीक है। टाइमर के थ्रू आप उस टाइम को मेजर कर लें। हमने उसकी टाइम मेजर की और उसका टाइम फर्स्ट कर लेते हैं क्या है? TL, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है? इसी लिक्विड के आपने डेंसिटी मालूम करनी है। डेंसिटी मालूम करने के लिए आपके पास एक और ऑपरेटर्स है। उस ऑपरेटर्स को हम कहते हैं ग्रेविटी बोतल। उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी बोतल। वो एक अलग टॉपिक है, उसकी हम डिस्कशन नहीं करेंगे। सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी लिक्विड की डेंसिटी को मेजर करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? एक ऑपरेटर्स। उस ऑपरेटर्स का नाम क्या है? उस ऑपरेटर्स का नाम है नहीं, उस डेंसिटी मेजर करने के लिए जो ऑपरेटर्स हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी बोतल, ठीक है। डेंसिटी को मेजर करने के लिए जो ऑपरेटर्स आप इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेविटी बोतल कहते हैं। आपने इस ऑपरेटर्स के थ्रू उस लिक्विड का टाइम मालूम किया और ग्रेविटी बोतल के थ्रू आप उस लिक्विड के क्या मालूम करेंगे? डेंसिटी मालूम करेंगे, ठीक है। हर लिक्विड का आपने इसी तरह करना है। उसकी टाइम इसके थ्रू मालूम करना है और उसकी डेंसिटी ग्रेविटी बोतल के थ्रू मालूम करना है। ये दो चीजें मालूम करने के बाद फिर आप इसी सेम प्रोसीजर को किस चीज के ऊपर अप्लाई करेंगे? पानी के ऊपर अप्लाई करेंगे। किस चीज के ऊपर? पानी के ऊपर अप्लाई करेंगे। आप इस बोतल से वो सारे लिक्विड्स खाली कर दें। खाली करने के बाद इस बोतल को आप अच्छी तरह से धो लें। धो लेने के बाद इसमें आप क्या भरें? इस टाइम पानी भर दें इसमें, ठीक है। पानी भरने के बाद फिर उसी तरह पानी को आप छोड़े कि वो पॉइंट X से पॉइंट Y तक आ जाए और यहाँ से यहाँ तक आने में पानी को जितना टाइम लगता है आपने उस टाइम को मेजर करना है। और हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने उस टाइम को मेजर कर लिया। वो टाइम क्या है? TW, ठीक है। और इसी तरह आपने पानी की डेंसिटी भी मालूम करनी है। किस ऑपरेटर्स के थ्रू? ग्रेविटी बोतल। और हम फर्स्ट कर लेते हैं कि हमने पानी की डेंसिटी मालूम कर ली और पानी का डेंसिटी क्या है? DW। ये चार चीजें आप मालूम कर लें। ये चार चीजें मालूम करने के बाद आप एक इक्वेशन का इस्तेमाल कर लें। वो इक्वेशन हमारे पास क्या है? ईटा ऑफ द लिक्विड डिवाइडेड बाय ईटा ऑफ द
water is equals to time taken by the liquid multiplied by density of the liquid divided by time taken by the water into density of the water। अगर यहाँ पर आप देखें, ये चार चीज़ें आपने मेजर की हैं, ये चार चीज़ों की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि पानी की विस्कोसिटी हमें पहले से मालूम है। ईटा किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था? विस्कोसिटी ना। तो पानी की विस्कोसिटी हमें शुरू से मालूम है क्योंकि पानी को हमने स्टैंडर्ड लिया था, ठीक है। इसी के थ्रू हम बाकी लिक्विड्स के विस्कोसिटी मेजर करते हैं। तो इसका हमें पता है विस्कोसिटी, ये चार वैल्यूज भी हमें पता है। हम अब क्या मालूम कर सकते हैं? लिक्विड की विस्कोसिटी मालूम कर सकते हैं। किस तरह? पानी की विस्कोसिटी को आप उस तरफ ले जाए, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है, वहाँ ले जाएंगे तो ये क्या होगा? मल्टीप्लाई ईटा ऑफ द वाटर। यहाँ पर क्या बचा है? विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। ये इक्वेशन बन गया किस चीज़ के लिए? उस लिक्विड की विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए। ये सारे वैल्यूज आपके पास है। पानी का पहले से आपको पता है, ये चार चीज़ें आपने इन दो ऑपरेटर्स के थ्रू मेजर की, इन सब की वैल्यूज पुट करें, आपको उस लिक्विड की क्या मिलेगी? विस्कोसिटी मिलेगी। इसी चीज़ की एक्सपेरिमेंट हम कल रात, जो आने वाली रात है, उसमें हम कर लेंगे। मीन्स के ऑपरेटर्स आपके लिए लाऊंगा, यहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इसी चीज़ के, ठीक है। इसमें कोई इशू तो नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। आज के लिए इतना है, ठीक है।